एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मून के लेटर को पढ़ने के बाद रिम इमोशनल होकर रोने लगती है। याद करती है कि जब उसने ड्राइंग बनाई थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर जा रही थी, क्योंकि उन्हें ना तो रिम से मतलब था ना ही उसके डैड से। उसे वो प्यार कभी नहीं मिल पाया जो वो डिजर्व करती थी। और जब उसके डैड की डेथ हुई थी तो उसकी सौतेली माँ और बहनें सब बहुत रो रही थी, लेकिन वो एकदम शांत थी। वो उन्हें अपनी फैमिली नहीं मानती थी, उन्हें अपनाना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए अकेले में जाकर रोने लगती है। और मून ने उसे ये एहसास दिलाया कि वो इसलिए दर्द में थी क्योंकि वो खुद से प्यार नहीं करती थी, सबसे नफरत करती आई थी। और सच तो ये था कि वो बचपन से ही सिंड्रेला के रूप में एक ब्रेव प्रिंस चार्मिंग बनना चाहती थी, जो कभी ना हारे सब कुछ कर सके। उसे समझ आ जाता है कि मुझे अब बस खुद से प्यार करना है और अपने लिए ही जीना है, इसलिए काम पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी उसे योंग का कॉल आता है। वो बताता है कि हमें कोई छुट्टी नहीं मिली थी। सच तो ये है कि चोंगडम हेवन बंद हो गया है। मिस्टर मून के डैड ने उन्हें बिजनेस से निकाल दिया है और हम सबको फायर भी कर दिया है। उनकी तो शादी तक टूट गई है। ये सब सुनने के बाद रिम को मून की चिंता हो रही थी कि वो ठीक तो होगा ना। वो तो अभी एकदम अकेला उदास बैठा होगा। फिर वो दोहांग को उसकी बर्लिन की टिकट वापस कर देती है। कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं किसी और को लाइक करती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं अपने दिल की सुनना चाहती हूँ और यहीं पर रहकर काम करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि उसके साथ तुम अपना काम नहीं कर सकती, और मैं तुम्हें ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम्हें मुझे अभी लाइक करना है। हम साथ में काम करेंगे, साथ में सक्सेस होंगे। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुमने पहले ही मेरी कितनी हेल्प की है, अब मैं और नहीं लेना चाहती और मुझे खुद पर भरोसा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमने मेरे बीएल नोवेल के लिए मेरी सोच बदली है, जिस पर मुझे प्राउड करना चाहिए। तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बहुत केपेबल हो। और फिर उसे खुद पर प्राउड करने का बोलकर गुड बाय करके चली जाती है। फिर घर आकर सोचने लगती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपनी स्टोरी ड्रॉ करनी चाहिए, लेकिन उसे और ज़्यादा सीखने के लिए पैसे चाहिए थे। तो पैसे कमाने के लिए वो वेब कॉमिक असिस्टेंट की जॉब ढूंढने लगती है, लेकिन हर जगह उसे अपनी ड्राइंग के सैंपल दिखाने थे और उसके पास तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसने सारी स्टोरी बोर्ड तो दोहांग को दे दी थी। लेकिन अब उसे उससे बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसकी कॉपी नहीं मांगती और अपना काम फिर से शुरू करने में लग जाती है। तभी अचानक से वो मून को अपने सामने इमेजिन करने लगती है। उसे देखकर तो वो एकदम से डर जाती है। वो तो उसे ही देखे जा रहा था और स्मेल भी कर रहा था। वो कहने लगती है कि तुम स्मेल क्यों कर रहे हो, मुझे परेशान मत करो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और उसे भगाते हुए रूम से खुद बाहर चली जाती है। फिर एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन वो तब भी उसके पीछे ही था और उसके जैसे ही कर रहा था। रिम को तो समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो वहां से भी भाग जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो तब भी मून उसके सामने ही था और फिर उसे टच करके चेक करती है तो वो उसे आंख मारता है। ये देखकर तो वो फटाफट से उठती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर चली जाती है। इसके बाद जब वो जा रही होती है तो एक कपल उसे टकरा जाता है। अब रिम तो सॉरी बोलकर जा रही थी, लेकिन वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगती है कि मुझे चोट लग गई है। तो वो भी रिम को डांटने लगता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम देखकर नहीं चल सकती थी, तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड को चोट लग गई है। अब रिम सोचने लगती है कि चोट तो मुझे भी लगी थी, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसे में फिर खुद से कहने लगती है कि बेबी तुम ठीक तो हो ना, पर खुद ही कहती है कि नहीं मुझे चोट लग गई है। और फिर उस लड़के पर गुस्सा करने लगती है कि तुम देखकर नहीं चल सकते थे, तुम्हारी वजह से मेरी बेबी को चोट लग गई है। तो वो कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। वो भी कहती है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी अम्ब्रेला जो है। वो दोनों रिम को पागल समझकर वहाँ से फटाफट से निकल जाते हैं। तब रिम अपनी अम्ब्रेला चेयरमैन को थैंक्स कहती है कि तुम कितने कूल हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारे ओनर की चिंता हो रही है कि वो अभी क्या कर रहा होगा। वो इमेजिन करने लगती है कि कहीं वो रास्ते में भीख तो नहीं मांग रहा होगा। और तब आने जाने वाली सभी लड़कियां उसके चार्म को देखकर उसे फटाफट से पैसे दे रही होंगी, लेकिन उसके पास खाने तक के पैसे भी नहीं होंगे। तो वो खाना चोरी करके भाग रहा होगा। पर फिर सोचती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ पैसा तो उसके पास अभी भी होगा, पर मुझे फिलहाल अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बारे में नहीं सोचने लगती है कि उसने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। पर फिर उसे याद आता है कि किस तरह मून ने उसे सबके सामने एम्बैरेस होने से बचाया था, जब वो उसे गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर गया था। और वो तो उसे उसके घर भी छोड़ने आया था, तभी तो वो उसके लिए अच्छा था। और बहुत सारी पुरानी बातों को याद करने लगती है। ये सब सोचते सोचते वो नोटिस करती है कि चलते चलते वो चोंगडम हेवन के बाहर पहुंच गई थी। फिर अंदर जाती है और अंदर का नजारा देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि यहाँ पर ये सब कैसे हो गया, ये तोड़फोड़ आखिर कौन कर सकता है। तब उसे वहाँ कोने में कोई दिखाई देता है। वो तो डर जाती है और अपनी अम्ब्रेला को आगे करके उसकी तरफ जाने लगती है। सोचती है कि शायद इसी ने यहाँ पर ही तोड़फोड़ की होगी। फिर उसके पास जाकर अम्ब्रेला से उसे जोर से मारती है तो देखती है कि ये कोई और नहीं, मून ही था। वो तो एकदम से चौंक जाती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर जल्दी से लाइट ऑन कर देती है। कहती है कि आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि आप चोर नहीं हो। तो वो कहता है कि इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वैसे भी बुरा इंसान हूँ। तो वो कहती है कि क्यों, इसलिए कि आप कंपनी को बैंकरप्ट होने के लिए छोड़ गए, या फिर मेरी परमिशन के बिना आपने मुझे किस किया। तो कहता है कि क्या मैं लाइट्स ऑफ कर दूं ताकि तुम मुझे और मारो। लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। अब पहले तो वो थोड़ी देर के लिए देखने लग जाता है, फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आता है। रिम भी सोचने लगती है कि अब मैं इसे अपने दिल की बात कह सकती हूँ, और उसे कन्फेस कर देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो तो एकदम चौंक जाता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, हम एक जैसे हो गए हैं, तो मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ। और उसे थैंक्स भी कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने खुद को पहचाना, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं तुम्हें हर रोज हक करना चाहती हूँ, तुम्हारी हार्ट बीट सुनना चाहती हूँ, और जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। वो भी कहता है कि इन सब के अलावा मैं तुम्हारे लिए अब कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो कहती है तो क्या हुआ, मेरे पास भी तो कुछ नहीं है,
हम दोनों एक जैसे हैं, तो क्यों ना हम दोनों गरीब लोग एक साथ रहने का ट्राई करें। तो वो कहता है कि ऐसे बोलने से क्या फायदा, इसे तो फील करना चाहिए, और फिर उसे किस कर लेता है। तब वो भी कह देता है कि अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करना चाहता हूँ। बाकी सारी औरतें मेरे लिए स्टोन है, लेकिन तुम नहीं हो। और फिर से उसे किस कर लेता है। फिर रिम पूछने लगती है कि क्या हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो अपनी पॉकेट से रिंग निकाल कर रिम को दिखाता है। ये यहाँ पर इसी को ढूंढ रहा था जो कि यहाँ पर तब खो गई थी जब डैना के डैड ने उसे मारा था। तो अब मून उसे प्रपोज कर देता है और फिर रिंग पहना देता है। वो तो एकदम सरप्राइज हो जाती है कि तुम तो कितने अच्छे हो, तुम प्रिंस चार्मिंग से भी बहुत ज्यादा चार्मिंग हो। वो कहता है कि तुम भी बहुत प्यारी हो। तब वो कहती है कि अचानक से तुम्हें ऐसा लगने लगा। वो कहता है नहीं, ये तो मैं बहुत पहले से कहना चाहता था। जब हम पहली बार मिले थे मुझे तुम तब से ही पसंद थी, लेकिन इसे कहने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया। फिर उसे आई लव यू कह देता है और वो भी आई लव यू कहती है और मून को गले लगा लेती है। फिर वो उसे खाना खाने के लिए ली जाती है क्योंकि उसने काफी टाइम से कुछ भी ठीक से नहीं खाया था। उसे ट्रीट देने के बाद जब दोनों घर जाते हैं तो सब लोग मून को देखने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी मॉम तो कहने लगती है कि ये कौन है, ये तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। जिम कहती है कि मैं इसे अपने साथ लाई हूँ, इसके पास रात में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मून सबको हेलो करता है और कहता है कि मैं रिम का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तो सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें तो यकीन नहीं होता कि इतना हैंडसम लड़का रिम का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। ऐसे में हिमाजिन कहने लगती है कि इसके पास तो सोने के लिए जगह भी नहीं है, तुम इसे कहाँ से उठा कर लाई। रिम कहने लगती है कि ये चौंगडम हेवन के सीईओ है, लेकिन इन्हें अभी निकाल दिया गया है और ये बस आज की रात यहाँ रुकने वाले हैं। ये सुनकर रिम की मॉम सोने का बहाना बनाने लगती है और अपने साथ साथ अपनी दोनों बेटियों को जबरदस्ती लेकर अंदर चली आती है ताकि इन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए। और फिर जाते जाते रिम को आंख मार देती है, तो बदले में वो भी मार देती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। अब बाद में रिम मून के लिए सोने के लिए बिस्तर वगैरह लगाती है, तो वो कहता है कि हम सच में यहाँ सो रहे हैं। वो कहती है कि तुम यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ हो तो रहा हूँ, तुम जो मेरे सामने हो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपने रूम में चली जाती हूँ, लेकिन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके गालों पर किस कर देता है। रिम कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर कोई देख लेगा तो। वो कहता है कि अब तक तो सब सो गए होंगे। तब वो दोनों वहीं पर ब्लैंकेट लेकर सो जाते हैं, पर सोते नहीं है, बस मस्ती करते हैं, एक दूसरे के गालों पर किस करते हैं। और फिर मून से किस करने वाला होता है तो एकदम से उठ जाता है, कहता है कि चलो मेरे घर पर चलते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास तो घर ही नहीं है। तब मून बताता है कि नहीं, वो घर अभी भी मेरा है। रिम पूछती है कि फिर तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आए। वो कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हारे पास रहना चाहता था। ये सुनकर तो वो स्माइल करने लगती है, कहती है कि चलो अभी चलते हैं, पर वो उसे रोक देता है, कहता है कि वहाँ जाना खतरनाक है क्योंकि मैं अगर वहाँ गया तो अपना कंट्रोल खो दूंगा। वो भी कहने लगती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तब क्या होता है, पर वो कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, मैं एक कूल मैन बनकर तुम्हें वीआईपी की तरह अपने साथ लेकर जाऊंगा। और फिर बहुत सारी बातें करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, पूरी फैमिली बाहर आ जाती है, लेकिन वो दोनों अभी तक सो ही रहे थे और ऊपर से रिम तो मून के ऊपर पैर रखकर सो रही थी। सब लोग उन्हें देख रहे थे कि किस तरह से सो रहे हैं। तब मून की आंख खुलती है तो सबको देखकर उन्हें मॉर्निंग विश करता है और फिर रिम को उठाने लगता है, लेकिन वो तो नींद में थी और मून को फिर से सुनाने लगती है, कहती है कि हम तो रात में वैसे भी लेट सोए थे। मून को तो शर्म आने लगती है, इसलिए वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम बहुत अच्छे से सोए थे। फिर बाद में जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाना देखकर मून तो अपने नाक और मुंह पर हाथ रख लेता है। रिम तो कहने लगती है कि क्या इससे स्मेल आ रही है, लेकिन वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरी फेवरेट डिश है। रिम की मॉम कहने लगती है कि क्या अमीर लोग भी इस तरह का खाना खाते हैं। वो बताता है कि हाँ, बहुत सारे अमीर लोग ऐसे होते हैं जिनकी पसंद ऐसी होती है। अब मून को तो ये खाना बहुत ही पसंद था, तो वाजिन कहने लगती है कि ये तो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि तुम ना खा पाओ। फिर वो खाना खाते टाइम मून से कॉम्पिटिशन करने लगती है कि कहीं सारा खाना यही ना खा जाए। फिर हम मून के डैड को देखते हैं, वो खाना खा रहे थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे की चिंता हो रही थी कि क्या वो ठीक से खाना भी खा रहा होगा। तभी मून उनसे मिलने आता है। पहले तो उस पर गुस्सा करते हैं और उस पर सामान फेंकने लगते हैं। वो तो सोच रहे थे कि मून उनके पास वापस आ गया है, इसीलिए कहने लगते हैं कि अब मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा, मैंने कहा था ना कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। तो वो कहता है कि मैं आपके पास वापस नहीं आया हूँ, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आपने कहा था कि लव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं तो आपसे प्यार करता हूँ ना, तो ये क्या है। वो कहता है कि हमारी बात अलग है। वो भी कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं अपने प्यार के साथ हंसी खुशी रहूंगा, उसने मुझे बिना पैसों के भी एक्सेप्ट कर लिया है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ बताने आया था कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं मॉम को लेकर यहाँ आया हूँ। वो कहने लगते हैं कि बदतमीज सही के, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस औरत पर भरोसा मत करना। वो कहता है कैसी बातें कर रहे हो आप, ये तो पुरानी बातें हो गई है, क्या आप नहीं चाहते कि आप अपना दिन उस इंसान के साथ गुजारें जिसे आप बहुत पसंद करते हो। तो आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपनी खुशी को एंजॉय करो, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। ये सब कहने के बाद वो चला जाता है। उसके जाते ही उसकी मॉम आ जाती है। उसे देखकर मून के डैड इमोशनल हो जाते हैं और अपने आंसू पोंछने लगते हैं कि कहीं वो देख न ले। और तब वो उनके पास आकर उन्हें गले लगा लेती है, कहने लगती है कि कुछ भी मत बोलो, बस इस प्यार को फील करो। वहीं दूसरी तरफ रिम अपनी फ्रेंड सुजिन के साथ थी। वो रिम को छेड़ रही थी क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी और उसको ये भी नहीं पता था कि मून उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। जब उसे पता चलता है तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और उसके लिए खुश भी होती है। तब दोनों ही मून के गुड लुकिंग और उसके एप्स के बारे में बात करते हुए शर्माने लगते हैं। फिर हम नैना को देखते हैं, वो उसी शामिल के पास जाती है जिसके पास उसने रिम को भेजा था। तब वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत ज़्यादा लॉयल हो, डॉग के जैसे लॉयल, जो सिर्फ मुझ पर ही ध्यान दे। वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें अगली लड़का चलेगा। वो भी सोचने लग जाती है। तभी वहाँ पर तालिस्मन देखती है
इसमें रिम का नाम लिखा हुआ था। तब शाम को याद आता है कि अरे ये तो मैं उसे देना भूल गई थी, मैंने तो बस उसे उसकी विश वाला पेपर दिया था। इसका मतलब कि रिम की कभी कोई विश पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि उसे अपना प्रिंस चार्मिंग मिल जो गया था। नैना पूछती है कि वो इसे नहीं ले गई थी तो उसके साथ क्या होगा। वो बताती है कि अब तो सब उसके ऊपर है, वो अपनी किस्मत खुद बनाएगी। तो वो पूछने लगती है कि तुम किसी की विश पूरी करती भी हो कि नहीं, क्योंकि वो तो यही सोचकर यहाँ आई थी कि इसने रिम की भी विश पूरी की थी तो मेरी भी कर देगी। तो वो बताती है कि मैं तो बस विश पूरी करने के लिए प्रे करती हूँ, ये सब बस मेरा बिजनेस सीक्रेट है। ये सुनकर तो डैना चली जाती है और उधर मून को उसके डैड का कॉल आता है। वो कहने लगते हैं कि तुम वापस आ जाओ, मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने तुम्हें निकाल दिया। तो वो भी कहने लगता है कि मैं अपने वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं अपना एक दूसरा होटल खोलने वाला हूँ और बहुत से लोग उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो मैं नहीं आने वाला। उसके डैड कहने लगते हैं कि चॉन्गनम हेवन तुम्हारा ही तो है और मैं बूढ़ा भी तो हो गया हूँ। तब उसकी मॉम भी कहती है कि अपने डैड को परेशान मत करो। फिर उसके डैड कहते हैं कि ये सब तुम्हारा है और मैं भी अपने जॉय को फॉलो करना चाहता हूँ। वो अपना सारा फोकस अब अपनी वाइफ पर करना चाहते थे, इसलिए अपना सारा बिजनेस मून को दे देते हैं। मून भी ये कहकर मान जाता है कि सारे बिजनेस का बॉस मैं अकेला हूँगा। फिर हम देखते हैं कि रिम को एक चैनल प्रोड्यूसर पर कॉल आता है। उसने दोहांग के लिए जो स्टोरी बोर्ड बनाया था उसे देखने के बाद वो रिम को एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म पर काम करने का ऑफर देते हैं क्योंकि उन्हें रिम का काम बहुत पसंद आया था, इसीलिए उससे मिलने के लिए भी बोलते हैं। अब ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन दिखाती है कि मैं तो बहुत बिजी हूँ पर आपसे मिलने के लिए टाइम निकालने की ट्राई करूंगी। फिर फोन करने के बाद खुशी उछलने लगती है। इसके बाद वो जल्दी से मून को कॉल करती है और उससे मिलने को बोलती है, जबकि वो तो पहले से ही बुके लेकर उसके आने का वेट कर रहा था। तब रिम भागते हुए उसके पास आती है और उसे हक कर देती है। तब उसे अपने डैड की कही हुई बात याद आती है कि तुम्हें सक्सेस होने के लिए एक प्यार करने वाला पार्टनर चाहिए क्योंकि तुम अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और सोचने लगती है कि अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती तो ये प्यारा दिन में नहीं देख पाती, ना कभी खुद को जान पाती और ना ही ये प्यार फील कर पाती। फिर हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। रिम की मॉम की डिलीवरी होने वाली थी तो उनकी तीनों बेटियां उनके पास ही थी। उसकी मॉम को बहुत पेन हो रहा था, ऐसे में वाजिन उन्हें अच्छा फील कराने के लिए डैड की फोटो दिखाती है, लेकिन इससे तो वो गुस्सा हो जाती है कि इस हालत में तुम ऐसे कैसे मुस्कुरा सकते हो। तब वो जल्दी से उनकी फोटो हटा देती है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई थी। ये उनके लिए बहुत प्यारा मोमेंट था। सब लोग इस प्यारे मेंबर के आने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रिम सक्सेसफुल वुमन बन गई थी, लेकिन ये सब बस उसकी इमेजिनेशन थी क्योंकि वो अभी भी अपने काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। उसने मून ने साथ में एक अपार्टमेंट ले लिया था। फिर जब वो अपने एनिमेटेड प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी तो मून उसके लिए कॉफी लेकर आता है और उसकी कंधे दबाने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी ना। तो वो कहने लगती है कि बैठ बैठकर मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। तो इस पर वो उसके पास बैठकर उसके पैर भी दबाने लगता है और फिर कहता है कि तुम सिंड्रेला की तरह क्यों नहीं रह रही हो, मेरे लिए तुम्हारे पास कोई टाइम भी नहीं है। तो वो भी कहने लगती है कि तुम भी पहले की तरह अपनी लाइफ क्यों नहीं जी रहे हो, तुम तो कहा करते थे कि फॉलो योर जॉय। वो कहता है कि मेरा जॉय तो तुम ही हो। उसके बाद उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिम की बनाई हुई वो एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जितना कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। तब उसके प्रोड्यूसर रिम दोहंग से मिलने के लिए आए हुए थे। दोहंग कहता है कि तुम्हें तो मेरा थैंक्स कहना चाहिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इतने में मून भी आता है और कहने लगता है कि थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैं इतना थका होने के बाद भी इसका पूरा ध्यान रखता था, इसके कंधों की मसाज किया करता था। ऐसे में यॉन्ग और बाकी मेंबर्स भी कहने लगते हैं कि हमने भी तो तुम्हारी कितनी हेल्प की, कभी ब्रेड तो कभी कॉफी बना कर दी। रिम उन्हें देखकर बहुत खुश थी क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में सबने उसका साथ दिया था। फिर बाद में सब लोग मिलकर उसकी बनाई हुई मूवी देखने लगते हैं जो कि सिंड्रेला और उसकी प्रिंस चार्मिंग की कहानी थी। उस मूवी के साथ साथ इस कहानी में भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है और यहाँ पर ये ड्रामा खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आया होगा। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।